जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अप्लाइड फिजिक्स 2 का वो है सेमीकंडक्टर फिजिक्स, अर्धचालक भौतिकी। जो आपने लास्ट चैप्टर्स पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड डीसी सर्किट्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसी से ये भी रिलेट करता है। सारे टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो अगर कुछ टॉपिक्स इसमें लास्ट चैप्टर के यूज करेंगे हम, तो आपने उनकी प्रैक्टिस तो कर ही ली होगी, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। इसलिए हम उन्हें दोबारा नहीं पढ़ेंगे, आप जो पहले पढ़ चुके हैं उसी को फॉलो करते हुए इसमें उसका यूज कर लेंगे। हमारा पहला टॉपिक है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। हम थोड़ा केमिस्ट्री में चलते हैं। आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरह कक्षा में घूमते हैं, ऑर्बिट में किस तरह घूमते हैं, स्पिन मोशन करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं। स्पिन मोशन करते हैं अपने ही चारों ओर और सर्कुलर मोशन करते हैं प्रोटॉन, जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन रहता है, नाभिक पर रहता है प्रोटॉन, जिस पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इसीलिए ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन से अट्रैक्ट होकर उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं कक्षा में, उससे अट्रैक्ट होकर क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के बीच में अट्रैक्शन की वजह से जो आकर्षण बल लगता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कह देते हैं इसको, वैद्युतस्थैतिक बल। जो आकर्षण बल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट चार्जेस के हैं, इसीलिए इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही कौन सी स्टैटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो स्थितिज ऊर्जा है किसी इलेक्ट्रॉन की, स्थितिज ऊर्जा कैसे प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन से अट्रैक्ट हो जाते हैं तो उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, वैद्युत स्थैतिक बल, उसके कारण ही कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, स्टैटिक एनर्जी, स्थितिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और फिर वो चक्कर लगाते रहते हैं, सर्कुलर मोशन करते रहते हैं, प्रोटॉन से अट्रैक्ट होकर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति करते हैं उसके चारों ओर। उस गति की वजह से कौन सी ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। गति करने की वजह से गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इस तरह से किसी इलेक्ट्रॉन की पास स्थैतिक ऊर्जा भी होती है और गतिज ऊर्जा भी होती है, और इन दोनों के योग को ही हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। सम ऑफ स्टैटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। एक साइंटिस्ट थे बोहर, केमिस्ट्री में आपने उनका नाम सुना होगा, तो उन्होंने ही ये फॉर्मूला दिया है। एनर्जी के बारे में किसने बताया हमें, बोहर ने। उन्होंने बताया कि किसी इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है, गति के कारण जो उत्पन्न होती है ऊर्जा, वो होती है mz² e⁴ अपॉन 8 ε0² n² h²। इन्होंने बताया है कि किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ये होती है और पोटेंशियल एनर्जी या स्टैटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, -mz² e⁴ अपॉन 4 ε0² n² एंड h²। जब हम दोनों का योग कर देंगे, क्योंकि जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जब हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देते हैं तब क्या आ जाती है, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा आ जाती है, जो होगी इन दोनों को जोड़ने पर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देने पर जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी -mz² e⁴ अपॉन 8 ε0² n² h²। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये नेगेटिव में होती है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ये सेंटर है, फिर किसी हम कोई एलिमेंट लेते हैं तो उसकी एक ऑर्बिट बन जाती है, दूसरी ऑर्बिट बन जाती है, तीसरी ऑर्बिट बन जाती है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले में 2, फिर 6, फिर 8, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भर देते हैं हम कक्षाओं में। तो ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसमें ये ऑर्बिट्स होती हैं, ये क्या है, ऑर्बिट्स है, और ये इसमें ये इलेक्ट्रॉन
स्पिन मोशन भी करते हैं और सर्कुलर मोशन भी करते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस पर होता है। तो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होकर इसके चारों ओर कक्षा में अपनी अपनी कक्षा में गति करते हैं। आपको पता है ये जो एनर्जी है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। आप हर कक्षा की ऊर्जा अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं। ऊर्जा ज्ञात करने के लिए, एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है, एन की। एन मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9 into 10 to the power -31। पॉइंट्स में 1 है, आप चाहे तो रख लीजिए, नहीं तो मत रखिए। तो ये होता है 9.1 into 10 to the power -31 kg। Z का मतलब है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। जो भी तत्व आप लेते हैं, अगर कोई एलिमेंट आप लेते हैं तो आपको पता होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना है। परमाणु क्रमांक Z की जगह आप उसका नंबर रख देंगे। नेक्स्ट है e to the power 4। E का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। अपॉन में है एप्सिलॉन नॉट। इसके बारे में आपको लास्ट चैप्टर में बताया गया है। वो होती है इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी, वैद्युतशीलता। और वैद्युतशीलता की वैल्यू होती है 8.85 into 10 to the power -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और नेक्स्ट है एन। एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट। जिस कक्षा की हम बात कर रहे हैं, अगर हम पहली कक्षा की ऊर्जा निकाल रहे हैं तो n for 1। अगर हम दूसरी कक्षा की ऊर्जा निकाल रहे हैं तो कक्षा कौन सी है, दूसरी, तो n का मान कितना हो जाएगा 2। ऐसे तीसरी के लिए n का मान हो जाएगा 3। और h का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कांस्टेंट दिया था, उसकी वैल्यू भी उन्होंने दी थी, जिसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम भी प्लैंक था। और उन्होंने इसकी वैल्यू दी है 7.6 into 10 to the power -34 जूल into 7। इस तरह से ये सभी मान रखने पर आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। माइनस में है, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है कक्षा की, या आप कैलकुलेट करके ये पता कर पाएंगे कि एनर्जी की वैल्यू कितनी आती है। माइनस में अगर ज्यादा वैल्यू होती है तो उसका मतलब होता है कम, माइनस में अगर कम वैल्यू होती है तो उसका मतलब होता है ज्यादा। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि जैसे जैसे कक्षा की दूरी न्यूक्लियस से बढ़ जाती है वैसे वैसे एनर्जी कम हो जाती है या बढ़ जाती है। ये कंपैरिजन करने के लिए या ये फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, आपकी जो पीरियोडिक टेबल है, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें से जैसे कि आपको हमने लास्ट चैप्टर में बताया था कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, तो हम इसमें किसकी बात करेंगे, अर्धचालकों की ही बात करेंगे। और लास्ट चैप्टर में आपको बताया था कि दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनको हम अर्धचालक कहते हैं, जो पहला है सिलिकॉन और दूसरा क्या है, जर्मेनियम। तो पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम कौन से ग्रुप के एलिमेंट हैं, आप उनको वहां से ऑप्ट करेंगे, उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए, दूसरे में कितने आएंगे सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए, या कितनी कक्षाएं बनेंगी सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए, उसे आप निकालेंगे। फिर उसके बाद उनमें हर कक्षा की ऊर्जा निकालेंगे, सिलिकॉन के लिए अलग अलग और जर्मेनियम के लिए अलग अलग, और उनको कंपेयर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ेगी। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक क्या है, और जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक क्या है, ये आप खुद पता करेंगे। पीरियोडिक टेबल में आपको इनके परमाणु क्रमांक के बारे में पता चल जाएगा, बाकी सभी वैल्यूज यहाँ है ही। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉन की। ये जो सबसे बाहरी कक्षा होती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसको हम कहते हैं संयोजी कक्षा, वैलेंसी ऑर्बिट या वैलेंसी सेल, या फिर इसको क्या कह देते हैं, वैलेंसी बेल्ट भी कह सकते हैं इसको, संयोजी बंध। और इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इनके बीच में जो बल लगता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में जो बल
लगता है उसको क्या कह देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, सह संयोजी बंध। क्या कह देते हैं, सह संयोजी बंध। और जैसे आपको पता है कि इसमें कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं या 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें 8 रह सकते हैं या 10, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स किसी कक्षा में रह सकते हैं वो सिर्फ कक्षा में तभी रह सकते हैं जब उनके पास इस कक्षा के बराबर ऊर्जा होती है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है वही इस कक्षा की, इस ऑर्बिट की ऊर्जा भी होती है। ऑर्बिट और इलेक्ट्रॉन के पास बराबर ऊर्जा होने की वजह से ही इलेक्ट्रॉन इस कक्षा के बराबर, अगर इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा है तो वो इस कक्षा में रह सकेंगे, इस कक्षा के बराबर ऊर्जा है तो वो इस कक्षा में रह सकेंगे, या इस कक्षा के बराबर उनके पास एनर्जी है तो वो इस कक्षा में रह सकेंगे। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को अलग अलग कक्षाओं में रखा गया है उनके एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो आप इस तरह से सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी बैंड, ऊर्जा बैंड। और ऊर्जा बैंड क्या होता है, जनरली जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो 2 एटम्स होते हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है, 1 एंगस्ट्रॉम या 10⁻⁻10 मीटर। अगर इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स इससे ज्यादा पास आ जाते हैं एक दूसरे के तो उनका एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है, उनका ऊर्जा स्तर कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास आ जाने से जो उनका ऊर्जा स्तर बढ़ जाता है उसको ही हम क्या कह देते हैं, ऊर्जा बैंड कह देते हैं, एनर्जी बैंड कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक है, पहला है कंडक्शन बैंड, चालन बैंड। एक ऐसा बैंड जो उच्च ऊर्जा स्तर का होता है, जिसका एनर्जी लेवल कैसा होता है, हायर होता है और ये कंप्लीटली वैकेंट होता है इनिशियली, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। चालन बैंड इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स में ही धारा प्रवाहित होती है। जो धारा का प्रवाह है, करंट फ्लो, किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर ही डिपेंड करता है। इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, कंडक्शन बैंड। इनिशियली ये कंप्लीटली वैकेंट रहता है, बिल्कुल खाली रहता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और इसका लेवल कैसा होता है, हायर होता है। इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, चालन बैंड, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं CB से। दूसरा है वैलेंसी बैंड, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसको ही हम कह देते हैं, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है उसको ही हम क्या कह देते हैं, वैलेंसी बैंड। सबसे बाहरी कक्षा को कहते हैं संयोजी बैंड। सबसे बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स जिस बंध से बंधे रहते हैं उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं उसको, सह संयोजी बंध कहते हैं। ये जो है बाहरी कक्षा है, जो वैलेंसी बैंड है, वो भरी हुई रहती है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से। जब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया होगा किसी एलिमेंट का तो अकॉर्डिंग टू 2n², किसके अकॉर्डिंग हम भरते हैं इलेक्ट्रॉन, 2n², फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही हम हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम क्या कह देते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। उतनी ही संख्या होती है, मैक्सिमम उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इस बैंड में आ सकते हैं और उन इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा बंध होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सह संयोजी बंध होता है। जैसे हम अर्धचालकों की बात करें तो आपको बताया गया है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 ऐसे एलिमेंट होते हैं जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। आप अगर इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इन दोनों की ही बाहरी कक्षा में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, जो वैलेंसी बैंड है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसीलिए इनको 4th ग्रुप का एलिमेंट कहा गया है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, कार्बन, ये सब ऐसे एलिमेंट हैं जिनके बाहरी कक्षा में वैलेंसी बैंड में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। उनके बीच में कौन सा बंध होता है,
कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सह संयोजी बंध होता है, क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, इसीलिए यह कक्षा पूरी तरह भरी होती है संयोजी इलेक्ट्रॉन्स से, और इसीलिए इनको जितने भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स रह पाते हैं वही ग्रुप होता है उस एलिमेंट का, इसीलिए इन सबों को कौन से ग्रुप में रखा गया है, 4th ग्रुप में रखा गया है, इसके अकॉर्डिंग 2n² के अकॉर्डिंग। तो ऐसी ऊर्जा बैंड जिसका एनर्जी लेवल कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, चालक बैंड के कंपैरिजन में संयोजी बैंड का जो एनर्जी लेवल है वो डाउन होता है, वो लो होता है, इसीलिए इनको कह देते हैं निम्न ऊर्जा स्तर, और कंडक्शन बैंड को कह देते हैं उच्च ऊर्जा स्तर। इन दोनों के बीच में इसकी एनर्जी जो कंडक्शन बैंड है, इसकी एनर्जी जो कि हाई एनर्जी होती है, और ये वैलेंसी बैंड इसकी एनर्जी जो कि लो एनर्जी होती है, इसके कंपैरिजन में इन दोनों के डिफरेंस को ही हम क्या कह देते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन का मतलब होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल, और इसको वर्जित इसलिए कहते हैं क्योंकि इस गैप में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, इलेक्ट्रॉन का आना वर्जित होता है, प्रवेश निषेध होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये क्या है, जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड एंड एनर्जी ऑफ वैलेंसी बैंड, इन दोनों की ऊर्जाओं में जो अंतर होता है उसको ही कह देते हैं एनर्जी गैप, और इसको Eg से रिप्रेजेंट करते हैं। Eg बराबर किसके होती है, एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड चालन बैंड की ऊर्जा माइनस एनर्जी ऑफ वैलेंसी बैंड संयोजी बैंड की ऊर्जा, दोनों के अंतर को ही हम क्या कह देते हैं, Eg। अब जैसे कि आपको बताया गया कि वैलेंसी बैंड पूरी तरह भरा होता है, कंडक्शन बैंड पूरी तरह खाली होता है। अगर आप वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि कम ऊर्जा का स्तर है, तो इन इलेक्ट्रॉन के पास इसके बराबर ऊर्जा तो होती है वैलेंसी बैंड के बराबर, तभी ये इसमें रह रहे हैं। तो अगर आप इनको और ज्यादा एनर्जी दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर और हीट, ऊष्मा या ताप के रूप में, अगर आप इनको और एनर्जी दे देते हैं तो ये एक्साइटेड हो जाते हैं, एनर्जी पाकर ये कैसे होते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजित होने पर ये कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ देते हैं, और इस गैप को, ये जो ऊर्जा अंतराल है, इसको क्रॉस करके कहां पर आ जाते हैं, कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं, चालन बैंड में आ जाते हैं। क्योंकि जब आप भी अगर किसी बंधन से बंधे हैं और उस बंधन को तोड़ देते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं उस बॉन्ड से। वैसे ही जब ये कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ देते हैं तो ये भी फ्री हो जाते हैं, फ्री होकर ये कहाँ आ जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। इसीलिए कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम कह देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या कह देते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। इसके इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और इसके इलेक्ट्रॉन्स को कह देते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए या कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इतनी Eg के बराबर ऊर्जा होनी चाहिए। आप जब किसी इलेक्ट्रॉन को, किसी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे रहे हैं तो आपको कितनी ऊर्जा देनी चाहिए जिससे वो इस एनर्जी गैप को क्रॉस कर ले, तो उसके पास एनर्जी गैप के बराबर ऊर्जा होनी चाहिए, तभी वो कहाँ आ पाता है, कंडक्शन बैंड में आ पाता है फ्री होकर। तो इस तरह से हम जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में रहेंगे या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में रहते हैं उस पर ही धारा का प्रवाह डिपेंड करता है। आपने पहले ही पढ़ लिया है, जो फ्लो ऑफ करंट है वो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। तो ये जो एनर्जी बैंड है इसके आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। कंडक्टर्स चालक, सेमीकंडक्टर्स अर्धचालक एंड इंसुलेटर्स कुचालक। और आपको पता है धारा का प्रवाह किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्शन बैंड में उसी के अकॉर्डिंग हम उसको नाम देंगे। जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, वैलेंसी बैंड में रहते हैं। फिर आप उन्हें एनर्जी देते हैं क्योंकि ये हायर एनर्जी लेवल है, इसमें आने के लिए उनके पास ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। आप एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर और हीट।
जब आप उनको एनर्जी दे देते हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड तोड़कर कहाँ आ जाते हैं, इस कक्षा में आ जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है जितने ज्यादा कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे, अगर ज्यादा संख्या है कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तो ज्यादा धारा प्रवाहित होती है, तब हम उसको कह देते हैं चालक। अगर कम इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो कंपैरिजन में तुलना करने पर कम धारा प्रवाहित होगी, तब हम उसको कह देते हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। और बहुत कम है इलेक्ट्रॉन की संख्या चालक बैंड में, जो कि नेग्लिजिबल है, तब हम ये मान लेते हैं कि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही और जब कोई करंट फ्लो नहीं होता तब हम उसको क्या कह देते हैं, इंसुलेटर्स, कुचालक। इसी तरह से हम 3 भागों में बांटेंगे पदार्थों को, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, ऊर्जा बैंड के आधार पर। तो ये जो टॉपिक्स हैं, पहले आप क्या करेंगे, आगे के टॉपिक्स पढ़ने के लिए आपको थोड़ी केमिस्ट्री आनी चाहिए, और केमिस्ट्री में आप किसी और एलिमेंट की चाहे प्रैक्टिस करें या ना करें, लेकिन आप 4th ग्रुप के जो सभी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करें, उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं, उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनका जो अलग अलग कक्षाएं हैं, ऑर्बिट्स हैं, उनकी एनर्जी कैलकुलेट करें। एनर्जी कैलकुलेट करके उसमें कंपैरिजन करें और बताएं कि कौन से कक्षा की या दूरी बढ़ने पर कक्षा की ऊर्जा बढ़ जाती है या कम हो जाती है। आप सभी 4th ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रैक्टिस करेंगे। जब आप 4th ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रैक्टिस कर लेंगे तब हम आगे के जो टॉपिक्स हैं वो करेंगे, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसलिए थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ें, स्टार्टिंग का जो चैप्टर है जो बेसिक है, पीरियोडिक टेबल भी पढ़ें, जिससे आप उनको डाइवर्ट कर पाएंगे, एलिमेंट्स को डाइवर्ट कर पाएंगे कि ये कंडक्टर्स हो सकते हैं या ये सेमीकंडक्टर्स हो सकते हैं या ये इंसुलेटर्स होते हैं। तो प्लीज थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ें, बेसिक पढ़ें और एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं, एनर्जी कैलकुलेट करें, तब हम आगे की टॉपिक करेंगे नेक्स्ट टर्म पर, जो कि कल करेंगे। और आप इन सबों की प्रैक्टिस करने के बाद जो नोट्स मैं भेजूंगी उनको जरूर पढ़ें, ये वीडियो देखें। कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझसे क्वेरी करें और जरूर पढ़ाई करें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ही नहीं, जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनमें भी ये टॉपिक्स हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं है, ये और सब्जेक्ट्स में भी टॉपिक हैं, रिलेट करेंगे आपको कहीं ना कहीं, इसीलिए इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू।